हेलो। आप सभी का स्वागत है वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में, जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस। तो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन समझने से पहले हम समझते हैं मोलिकुलर इंटरैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक है ये वाला इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस। पर हम पहले जान लेते हैं कि मोलिकुलर इंटरैक्शन क्या होते हैं। तो सपोज आपके पास क्या है, एक आइस क्यूब है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक आइस क्यूब। उसमें बहुत सारे क्या होंगे, वाटर के मोलिक्यूल्स होंगे। वो वाटर के मोलिक्यूल्स कैसे होंगे, एक साथ जुड़े हुए होंगे। आइस क्यूब तभी तो बनता है जब वाटर के बहुत सारे मोलिक्यूल्स एक साथ जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, तो वाटर के जो दो मोलिक्यूल हैं वो एक साथ क्यों जुड़े हुए हैं, वाटर के दो मोलिक्यूल एक साथ क्यों जुड़े हुए हैं। तो यानी कि दो मोलिक्यूल्स के बीच में भी क्या लगता होगा, एक फोर्स। दो मोलिक्यूल्स वाटर के एक साथ क्यों जुड़े हुए हैं, तो इसका रीजन है कि उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है। दो मोलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। अब एक और बात करते हैं हम कि वाटर का मोलिक्यूल कैसे बना होगा। तो वो एटम्स से मिलके बना होगा। एटम्स कौन से, दो हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। तो अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो कैसे बना होगा, दो हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पे जो एटम्स हैं उनके बीच में भी तो फोर्स लग रहा होगा कुछ। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुआ है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तरह के फोर्स को ही तो दिखा रहा है ना। ये तो एटम्स के बीच में फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म होने हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप का फोर्स जो कि एटम्स के बीच में लग रहा है और जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शंस। क्या बोलते हैं हम, इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जो कि कुछ एटम्स से मिलके बना होगा, तो उन एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। और जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे आइस की, तो आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वाटर के मॉलिक्यूल, और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आइस में ये मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, इसे हम बोलते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स एक मॉलिक्यूल है जिसको कुछ एटम्स ने बनाया है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर लगेगा। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम्स। एटम्स ने ही तो बनाया मॉलिक्यूल को, तो एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कहाँ पे लगते हैं, विद इन अ मोलिक्यूल। कहाँ पे, विद इन अ मोलिक्यूल। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल्स, यानी कि मोलिक्यूल्स के बीच में। जैसे यहाँ पे दो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से आइस का फॉर्मेशन होता है या फिर लिक्विड स्टेट का फॉर्मेशन होता है। और जब ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही कम हो जाएंगे तो दोनों मोलिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे और ये किस फेज में चले जाएंगे, वेपर फेज में, गैसियस फेज में, है ना। और आपके पास क्या मिलेगा, वाटर वेपर्स। तो अब बात करते हैं हम थोड़ी सी इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शंस की। इंट्रामोलिकुलर इंटरैक्शंस यानी कि मोलिक्यूल जो है वो जिन एटम्स से मिलके बना है उन एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग के दूसरे लेक्चर में हमने ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा था
हमने तीन तरह के बॉन्ड्स भी पढ़े थे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। तो ये तीनों बॉन्ड्स ही इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता दोबारा अभी पढ़ाने की ज़रूरत है, आप वो लेक्चर रिविजिट करके देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आज का हमारा क्या टॉपिक है? इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स। आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस। These forces occur between molecules। इस तरह के फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं और ये अफेक्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को। कौन सी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमारे पास यहाँ पे क्या है? आइस। हमारे पास है आइस। तो यहाँ पे आइस में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस लग रहे होंगे। कौन से? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अब हमने आइस क्यूब को किया हीट। हमने आइस क्यूब को क्या किया? हीट किया। अब हीट करने की वजह से इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कमज़ोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब इसे हीट करेंगे वाटर को, जब हम आइस को हीट करेंगे तो आइस के जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट होंगे और उनकी एनर्जी क्या है? इंक्रीज होगी। जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे और वो जो वीक बॉन्ड है, एक तरह का बॉन्ड ही समझो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को आप, वो ब्रेक हो जाएगा और ये किस स्टेट में पहुंच जाएगा? लिक्विड स्टेट में। और जब हम इसे और ज़्यादा गर्म करेंगे तो बिल्कुल उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था मॉलिक्यूल के बीच में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्री स्टेट में पहुंच जाएंगे और फिर क्या होगा? वेपर्स बन के उड़ने लगेंगे। ठीक है, किस फेज में चले जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स? वेपर फेज में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है। ऐसे ही सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, आइस को जब हम मेल्ट कर रहे हैं तो उसे मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं हम। और सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या है कि कितनी आसानी से कोई चीज़ घुल जाएगी। अब आप एक चीज़ देखो, अगर हम वाटर में सोल्ट को घोलना चाहें तो वो घुल जाता है। अगर हम वैक्स को घोलें वाटर में, क्या वैक्स घुलेगा? नहीं। अगर हम वैक्स को पेट्रोल में घोलें तो वो घुल जाएगा, है ना। तो ये सोल्यूबिलिटी जो है ये भी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। कैसे? हम इसी लेक्चर में आगे जानेंगे। अभी पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने टाइप्स की होती हैं? तो पहला हमने पढ़ा था बॉन्ड में भी आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आयन आयन इंटरेक्शन या फिर आयन आयन फोर्स। ये क्या होता है? आपके पास हमने पढ़ा था कि NaCl जो बना होगा वो कैसे बना होगा? एक Na पॉजिटिव आयन और एक Cl नेगेटिव आयन, इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा NaCl सॉल्ट बना। अब बहुत सारे NaCl एक साथ मिलके क्या बनाएंगे? एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉल्ट के वो एक साथ मिलके क्या फॉर्म करेंगे? एक लैटिस, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो इस क्रिस्टल में क्या होगा? Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब देखो इनके बीच में तो आयोनिक बॉन्ड बन ही रहा है। सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या है? आयोनिक बॉन्ड। सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज्ड आयन। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज्ड आयन।
यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में भी तो एक फोर्स लगेगा। इस वाले Cl एटम और इस वाले Na के बीच में भी तो एक फोर्स लगेगा, ऐसे ही यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कैसा लग रहा है, आयन और आयन के बीच में लग रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे आयन आयन इंटरेक्शन। एक लैटिस में, एक क्रिस्टल लैटिस में इस तरह का हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है, यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म है ही, पर इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज आयन है और एक नेगेटिव चार्ज आयन। इस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं आयन आयन इंटरेक्शन। ठीक है, दीज अकर बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो इस टाइप के इंटरेक्शन कहाँ पे होते हैं, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में। यहाँ पे Cl कैसा था, नेगेटिव, और Na कैसा था, पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ वो हुआ आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शन कहाँ पे होता है, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास आयोनिक लैटिस इन NaCl, जो हमने यहाँ पे देखा। अब अगला टाइप का इंटरेक्शन क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब इस तरह का इंटरेक्शन कब होगा, जब एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करें आपस में। सपोज आपके पास यहाँ पे आपने क्या काम किया, सोल्ट को पानी में डाला, तो वहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका सोल्ट जो है। ठीक है, टेबल सोल्ट सोडियम क्लोराइड, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया। अब वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है, पोलर। ठीक है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, सोडियम प्योरली पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन सोडियम की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सोडियम की तरफ खींचेंगे, सोडियम के साथ में जुड़ेंगे। वो सारे क्या करेंगे, सोडियम के साथ में जुड़ जाएंगे। ऑक्सीजन के एटम्स क्या हो रहे हैं, सोडियम के साथ में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोडियम क्या है, आयन आयन, और ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, डाइपोल ही तो है, जहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट हो एक डिस्टेंस से। तो ये क्या है, डाइपोल। तो इस टाइप का फोर्स कहाँ पे लग रहा है, एक आयन के बीच और एक डाइपोल। तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस तरह का जो फोर्सेस होते हैं वो कहाँ पे अकर होते हैं, बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। एक आयन जो कि यहाँ पे था Na पॉजिटिव और पोलर मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे वाटर हुआ। तो एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं इस टाइप के फोर्सेस, इस टाइप के इंटरेक्शंस। The strength of the interaction depends upon charge on ion and the dipole moment of the molecule. तो इन इंटरेक्शंस की स्ट्रेंथ कैसी होगी, इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ कैसी होगी, वो डिपेंड करेगी कि आपका जो आयन था यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव आयन, उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि डाइपोल मोमेंट कितना है इस पोलर मॉलिक्यूल का। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट पे। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलराइज होगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Na पॉजिटिव इंटरेक्ट करता है जब वाटर के साथ। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस।
तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस को हम केस टाइप से समझ सकते हैं। देखो डायपोल क्या होता है, हमने अपने एक लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो डायपोल क्या होता है, जहाँ पे दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट हों एक डिस्टेंस से। जैसे कि एक एग्जांपल ले अगर हम, तो HCl, इसमें क्या है, दो एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। क्या है, दो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से दूर गए हैं और क्लोरीन के पास आए हैं। ठीक है, तो अब देखो एक के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक डायपोल क्रिएट हो गया। अब जब यहाँ पे एक डायपोल क्रिएट हो गया, इसी को बोलते हैं हम डायपोल, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायपोल। तो इन डायपोल्स के बीच में भी एक फोर्स लगेगी, जैसे दो आयंस के बीच में फोर्स लगती है, जैसे हमने देखा था ना NaCl, तो यहाँ पे तो बॉन्ड बना हुआ था, इनके बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड था, पर यहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में एक फोर्स लग रहा था। वैसे ही डायपोल के केस में भी अगर आप देखो तो दो मॉलिक्यूल हैं आपके पास HCl के, तो H और Cl के बीच में तो बॉन्ड है ही। अब इन दोनों पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एटम्स के बीच में भी एक तरह का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी कि दो HCl के मॉलिक्यूल के बीच में भी एक तरह की फोर्स काम करेगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इस वाली फोर्स को डायपोल इंटरैक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल इंटरैक्शन। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है फोर्स, और ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, डायपोल हैं, तो दो डायपोल्स के बीच में लगने वाली फोर्स डायपोल इंटरैक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं, इस टाइप की फोर्स कहाँ पे अकर होती है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स विद परमानेंट डायपोल। अब ये परमानेंट डायपोल मोमेंट क्या होता है, हमने पूरा एक लेक्चर लिया था इसके ऊपर, आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में ऊपर जाके, 3rd लेक्चर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स काम करता है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं डायपोल इंटरैक्शन। तो नेगेटिव एंड जो होगा एक मॉलिक्यूल का, एक डायपोल का नेगेटिव एंड जो होगा वो दूसरे डायपोल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक उनके बीच में फोर्स लगेगा, एक तरह का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डायपोल फोर्स या डायपोल इंटरैक्शन। इसका एग्जांपल है हमारे पास HCl। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक मॉलिक्यूल का, वो अट्रैक्ट हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव एंड से। अब हमारा तीसरा फोर्स क्या है, तीसरा मॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल इंटरैक्शन का ही एक अच्छा, मतलब एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक स्पेशल केस है डायपोल इंटरैक्शन का। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह के डायपोल्स के बीच में लगेगा, जो कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिस सिस्टम में, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में होंगे जिन मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है,
तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब सपोज आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल का पार्ट है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है? कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इनमें से कोई सा भी यहाँ पे हो सकता है। तो जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींच लेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। तो हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए, और हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया ना, तो अब यहाँ पे आप डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगा दो। यहाँ पे क्या करो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगा देते हैं हम, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है डाइपोल का, एक डाइपोल का नेगेटिव टर्मिनल, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक इंटरेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और एक तरह से फोर्स लगता है उनके बीच में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जब हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में, जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच्ड है। क्या है, हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन क्या काम करेगा, किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस हाइड्रोजन ने इस वाले के साथ में बनाया, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, जो अकर होता है जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है किसके साथ में, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में। जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में बॉन्डेड है तो इस टाइप का इंटरेक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो अट्रैक्ट होता है दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन का अगर आपको कोई एग्जांपल देखना है तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है वाटर। इसका एग्जांपल हम क्या देखेंगे, वाटर। तो वाटर कैसे बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से। तो ऑक्सीजन पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन के पास से भी जो इन्होंने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाला है ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जो कि पार्शियल नेगेटिव होगा उसके साथ में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में इस तरह की बॉन्डिंग होती है। वाटर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से। और जब आप ठंडा करते हो तो ये जमता भी किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही। और जब आप वाटर को हीट करते हो और बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करते हो तो फिर वाटर क्या होता है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हुई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये इससे क्या बोलते हैं हम, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये दो डिफरेंट मोलिक्यूल्स के बीच में हो रही है ना, ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल मोलिक्यूल हैं उनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है ये। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मोलिक्यूल के दो पार्ट्स के बीच में बॉन्डिंग हो जाए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें तो सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड में इस टाइप की बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे C, यहाँ पे O और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होता है OH, ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है सैलिसिल एल्डिहाइड का, ठीक है। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन गैस हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो, अगर सेम मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो कहीं पे तो हम बोलते हैं उसे इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल मोलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग हो तो हम उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट इंटरेक्शन, जो कि है वान डर वाल्स लंदन इंटरेक्शंस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन फोर्सेस मोस्टली नोबल गैसेस में होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स में भी होते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन्स में। तो हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस को। तो डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे होते हैं, ये होते हैं क्योंकि चार्ज जो होता है, कोई एक मॉलिक्यूल है आपके पास, मॉलिक्यूल में कुछ मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, जिन मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक इंस्टेंट पे एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, देखो आप, हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में सपोज इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं चारों तरफ। अगर एक किसी इंस्टेंट पे, किसी एक टाइम पे इधर की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, मॉलिक्यूल के इधर की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए किसी एक टाइम पे, किसी एक पल, किसी एक सेकंड, मॉलिक्यूल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, एक तरफ ज़्यादा हो गई और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, कम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे सपोज एक और मॉलिक्यूल था ऐसा ही, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस एक ही मॉलिक्यूल में। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसमें इंडक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इंडक्शन एक फिनोमिना होता है जिसकी वजह से सेम अमाउंट में उतना ही अपोजिट चार्ज गैदर कर लेता है दूसरा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जितना, उतना ही इधर की तरफ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल स्टेट में था पहले, और जैसे ही इसके पास डायपोल्स क्रिएट हुए, इसके पास डेंसिटी इस टाइप की हुई कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मॉलिक्यूल में एक साइड ज़्यादा हो गए, तो इंडक्शन की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और सेम इसके जैसी ही कॉन्फ़िगरेशन इसकी भी बन जाएगी। इंडक्शन को अगर आपको समझना है तो हम इंडक्शन को ऐसा भी समझ सकते हैं, जब क्लाउड आसमान में होते हैं वो एक साथ टकराते हैं तो उसकी वजह से उनमें स्टैटिक चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से बादलों में बिजली चमकने लगती है। अब बादल हैं ऊपर, तो बिजली जिस भी जगह पे ज़मीन पे गिरने वाली होती है ना, तो बादलों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बहुत ही ज़्यादा, तो वो नेगेटिव चार्ज अर्थ को इम्पैक्ट करके एक तरह के इंडक्शन की मदद से अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है
और वो बिजली नेगेटिव क्लाउड से पॉजिटिव अर्थ में चली जाती है। ठीक है, तो सेम फिनोमिना ऐसा ही यहाँ पे भी ऑब्जर्व होता है इंडक्शन का, कि मॉलिक्यूल में इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो दूसरे मॉलिक्यूल में ये इंडक्शन की वजह से इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और इधर की तरफ नेगेटिव। ऐसे ही इधर वाले मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, इधर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, इधर की तरफ पॉजिटिव। तो इसकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगेगी, एक बहुत ही वीक फोर्स, जिसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये कैसी होती हैं, वीक फोर्सेस प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, या मॉलिक्यूल्स में, और ये कैसे बनती हैं, कॉज्ड बाय मोमेंटरी डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से एक मोमेंटरी डाइपोल बना। मोमेंटरी मीन्स एक पल के लिए, एक स्पेसिफिक छोटे से इंस्टेंट, एक छोटे से टाइम के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं और उन डाइपोल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इस टाइप के इंटरेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रोंगर इन लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो बड़े मॉलिक्यूल्स में, बड़े मॉलिक्यूल्स जल्दी से पोलराइज हो जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, उनमें इंडक्शन भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, तो इसलिए बड़े मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा डिस्पर्जन फोर्स होगी। ठीक है, और मोर पोलराइजेबल मॉलिक्यूल्स में भी ज़्यादा डिस्पर्जन फोर्स होगी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि चार्ज सेपरेशन कितनी आसानी से हो सकता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे था ये नेगेटिव चार्ज था, तो इसने इसके चार्ज को भी सेपरेट किया, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अल्टर किया। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी चेंज किया। तो ये वाला मॉलिक्यूल कितना कैपेबल है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज के लिए, कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कितनी आसानी से चेंज किया जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब इस टाइप के फोर्सेस के एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल है नोबल गैस। ठीक है, एग्जांपल क्या है, नोबल गैस एटम्स। और दूसरा एग्जांपल क्या है, हाइड्रोकार्बन्स जैसे मेथेन। और तीसरा एग्जांपल आयोडीन। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को समझना क्यों इम्पोर्टेंट था, इससे हम जान सकते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग एनवायरनमेंट में किस टाइप से बिहेव करेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था शुरुआत में कि वाटर के अंदर टेबल सॉल्ट घुल जाता है, सोडियम क्लोराइड वाटर में घुल जाएगा, पर सेम सोडियम क्लोराइड को अगर आप पेट्रोल में डालो तो वो नहीं घुलेगा। अगर आपके पास वैक्स है तो वैक्स पेट्रोल में घुल जाएगा, पेट्रोल में डिज़ोल्व हो जाएगा, पर वैक्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है, अब हम बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो वाटर कैसा है, पोलर नेचर का। वाटर कैसा है, पोलर नेचर का। पोलर मीन्स उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पोलर नेचर के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। देखो आपके पास सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, उसका भी नेचर क्या है, पोलर है, क्योंकि ये भी क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में। तो इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। वाटर क्या हुआ, एक सॉल्वेंट है, और क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर है वाटर का मॉलिक्यूल, तो हम इसे बोल देंगे पोलर सॉल्वेंट। तो इनके बीच में इंटरेक्शन होंगे, क्योंकि ये भी आयोनिक है और वाटर भी एक तरह से आयोनिक आप समझ सकते हो, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो NaCl क्या है, वाटर में जाके ब्रेक डाउन होगा और वाटर के साथ इंटरेक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, पोलर
molecule dissolves in polar solvent. Non-polar molecule dissolves in non-polar solvent. तो पोलर मॉलिक्यूल पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होते हैं। तो हम यहां से एक चीज सीखते हैं, लाइक डिसोल्व्स लाइक। लाइक डिसोल्व्स लाइक मतलब कि सेम नेचर एक दूसरे को डिसोल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है जो पोलर नेचर का है तो वो पोलर सोलवेंट में डिसोल्व हो जाएगा। आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिसोल्व हो जाएगा। तो एक कंसेप्ट आया हमारे यहाँ से, लाइक डिसोल्व्स लाइक। बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।